हेलो एवरीवन, वेलकम टू द BNYS सिंप्लीफाइड। आज हम नेचुरोपैथी के बेसिक प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है वो है बॉडी हील इटसेल्फ। मीन्स बॉडी जो है वो खुद से ही ठीक होने की कैपेबिलिटी रखती है। डॉक्टर्स या फिर जो ट्रीटमेंट है वो हमें बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन जो बॉडी है वो खुद से ही हील होती है। इसका हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे हैंड पे कट लग जाता है तो हम डेली जो है डॉक्टर के पास जाके स्टिचेस वगैरह नहीं करवाते, हम बैंडेज लगाते हैं। कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे खुद से ही वो ठीक हो जाता है। अब जो ये हीलिंग है ये 4 स्टेप्स में होती है। हम यहाँ पे देखेंगे। पहला स्टेप होता है हमारा हीमोस्टेसिस, फिर इन्फ्लामेशन, फिर प्रोलिफरेटिव एंड रीमॉडलिंग। अब जो पहला है, जैसे कि कट लगता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है। उस ब्लीडिंग की जब स्टॉपेज होती है उसे हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। हीमो मीन्स ब्लड, स्टेसिस मीन्स स्टॉप। ठीक है। फिर क्या होता है, इन्फ्लामेशन फेज। इन्फ्लामेशन फेज में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोसेस जो चलता है वो होता है फैगोसाइटोसिस। मीन्स क्या होता है, इसमें जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, वो जो भी बैक्टीरिया डर्ट वगैरह है उसको इनगल्फ करेंगे और उसको डेब्रिस की फॉर्म में रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो दोबारा से रीग्रो करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कट लग गया है, ये स्किन जो है वो सेपरेट हो गई है। तो अब जब प्रोलिफरेटिव आएगा तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल्स हैं वो दोबारा रीग्रो होके स्किन जो है आपस में जुड़ जाएगी। कुछ टाइम बाद जो है रीमॉडलिंग फेज आएगा। रीमॉडलिंग फेज में क्या होता है कि जैसी स्किन पहले थी कट लगने से पहले, वो अब वैसी की वैसी दोबारा हो जाएगी। अब हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि मेन कॉज ऑफ डिसीज इज इनर्वेशन। ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं, डिसीज इक्वल्स टू इनर्वेशन। इनर्वेशन का मतलब होता है कि जो बॉडी की एनर्जी है वो लो हो जाती है। और ये कैसे लो होती है, जो हमारी बॉडी एनर्जी है लेट नाइट तक जगने से, स्ट्रेस से, जंक फूड से, जब प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, इन सभी फैक्टर्स से क्या है कि बॉडी की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। अब जैसे हम डेली लाइफ एग्जांपल लें तो जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है। कुछ मोबाइल फ़ोन का फीचर होता है कि जब उनकी बैटरी जो है वो 10% से कम रहती है तो हम उनकी ब्राइटनेस नहीं बढ़ा पाते। कुछ ऐप्स जो हैं वो ऑटोमेटिक अपना जो है फंक्शनिंग स्टॉप कर देती हैं। ठीक। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे बॉडी की एनर्जी लो होने लगती है, बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है अपना फंक्शन जो है वो कम कर देते हैं। और जो ये लो एनर्जी है, ये बात हमने पर्टिकुलरली नर्व्स की है यहाँ पे। नर्व्स की जब एनर्जी लो हो जाएगी वही जो है मेन रीज़न बनता है डिसीज़ होने का। अब अगर हम समझें नर्व्स की एग्जांपल लेके, जैसे ऑप्टिक नर्व है, आइस को सप्लाई करेगी। जब इसकी एनर्जी लो होगी तो प्रॉपर आइस तक इम्पल्स नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है, डिसीज़ हो सकते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपर मायोपिया, कैटरैक्ट एक्सेट्रा। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, ऑल फैक्ट्री नोज़ को सप्लाई करेगी। जब उसकी प्रॉपर एनर्जी नहीं है, मीन्स वो प्रॉपर इम्पल्स नहीं लेके जा पाएगी, तो पर्सन जो है स्मेल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, नॉट एबल टू डिटेक्ट द स्मेल। ठीक। अब एक वेगस नर्व, वो हमारे पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। ठीक। जैसे वेगस नर्व है, अब मान लीजिए वो स्टमक को सप्लाई दे रही है। ठीक। अब स्टमक का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा, प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा तो पूरा जो हमारा हमने खाना इनटेक करा है वो प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा उसका। जब वो प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, नो एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो एनर्जी बॉडी की लो हो जाएगी। जब एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, पूरे उसको न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स वगैरह बॉडी को नहीं मिले, और जो लेफ्ट ओवर पार्ट है जो प्रॉपर एलिमिनेट नहीं हो पाया, वो एज अ टॉक्सिन की तरह हमारी बॉडी के अंदर वो रह जाएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल, थर्ड बेसिक प्रिंसिपल। वो कहता है कि डिपॉजिट ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट मॉर्बिड मैटर्स इन द सिस्टम इज अ डिसीज। मीन डिसीज हमारा सीधा सीधा किसकी इक्वल है? डिसीज इज इक्वल्स टू द वेस्ट एक्यूमुलेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई कोल वर्कर है, कोल माइनिंग का काम कर रहा है बहुत लंबे समय से, 10-15 साल से, तो क्या होता है कि उनके लंग्स में जो है छोटे छोटे कोयले के पार्टिकल्स जो हैं वो जमा होने लगते हैं, यानी कि एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उन्हें रेस्पिरेटरी इश्यूज भी आने लगते हैं। ठीक। जैसे कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस हो गया, ये कॉमनली कोयले वर्कर्स में देखने को मिलता ही है। ये हमारे लंग्स हुए। ठीक। तो जो कोयले का काम करते हैं उनके लंग्स में से छोटे 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 पार्टिकल जो है जमा होने लगते हैं। जब वो प्रोसेस बहुत समय तक चलता रहता है तो वहाँ पे वो बड़े बड़े स्पॉट्स भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन्स के लंग्स का प्रॉपरली डैमेज होने लगता है और ब्रीथिंग इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ठीक। और हमारा एग्जाम्पल हो सकता है अल्कोहल का, कॉमनली देखने को भी मिलता है। पर्सन जब वो बहुत लंबे समय से अल्कोहल का इंटेक करता है, लीवर अपना फंक्शन लॉस कर देता है। लीवर ने अपना फंक्शन लॉस किया, बाइल जूसेस वगैरह प्रॉपर फॉर्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या है कि डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, टॉक्सिन जो है वो फर्दर हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। एक और एग्जांपल हो सकता है वेस्ट एक्यूमुलेशन का, तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का। ये हमारा इंटेस्टाइन। ठीक। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे प्रॉपर एब्जॉर्प्शन वगैरह हुई, लेकिन जो यहाँ से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है पास होने की बजाय वो यहीं पे यहाँ पे क्या होने लग गया? स्टक होने लग गया, जिसे हमने क्या बोल दिया? कॉन्स्टिपेशन बोल दिया। ठीक। हमारा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो कहता है एक्यूट डिसीज इज अ रेमेडियल प्रोसेस, इट इज़ अ इटसेल्फ अ क्योर। मीन्स अगर वन वर्ड में देखा जाए, वन लाइन में, तो एक्यूट डिसीज इज इक्वल्स टू द हीलिंग प्रोसेस। जो एक्यूट डिसीजेस हैं वो हमारी बॉडी में सफाई करने का भी काम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़े हमारी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन को फास्ट मोड पे डाल देते हैं ताकि कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाएं। वैसा ही प्रोसेस हमारी बॉडी में भी फॉलो अप होता है। हमारी बॉडी में जैसे मान लीजिए फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, अगर वो कुछ टाइम के लिए हो रहे हैं, 1-2 दिन के लिए, तब हमें उसे सप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर सफाई का काम करते हैं। बट अगर वहीं पे वो बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं, 1 हफ्ता, 15 दिन, तब क्या है कि वो क्रॉनिक कंडीशन होने लगती है, हमारी बॉडी जो अपना फंक्शन लो कर देती है, बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी, पर्सन अपना डेली लाइफ जो वर्क है वो भी नहीं प्रॉपरली कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए फीवर है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग होगा तो टॉक्सिन जो है वो बॉडी में से रिमूव हो जाएंगे। अब दूसरा ले ले जाते हैं, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या होता है कि हमारे पेट का जो सामान है वो माउथ के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या है कि वो एज अ टॉक्सिन की फॉर्म हमारी बॉडी में नहीं लेता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक तो वो बहुत समय तक पड़ा रहता है, वो टॉक्सिन्स की फॉर्म ले लेता है। बट वॉमिटिंग के थ्रू क्या है, वो टॉक्सिन्स जमा होने की बजाय वो टॉक्सिन्स जो है वो रिमूव हो गए। ठीक। अब आता है एक और एग्जांपल, डायरिया। डायरिया में क्या होता है, जो स्टूल है वो लिक्विड की फॉर्म में बॉडी में से निकल जाता है, तो लिक्विड
तो जो जैसे हमने देखा था यहाँ पे ऊपर की टॉक्सिन जो है यहाँ पे जमा होने लग गए हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बहुत फास्ट और लिक्विड की फॉर्म में इजैकुलेशन होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे जमा नहीं होगा, और ये जो इस यहाँ पे टॉक्सिन्स की फॉर्म ली थी वो यहाँ से क्लीन हो जाएगा। ठीक, तो इसने भी क्या करा, टॉक्सिन्स को रिमूव कर दिया। अब नेचुरोपैथी में क्या होता है कि हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी हम यूज़ करते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर जो रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सोना बाथ हो गया, स्टीम बाथ हो गया, ठीक है। हम एक्सरसाइजेस वगैरह भी कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेज होगा और स्वेटिंग की फॉर्म में टॉक्सिन्स रिमूव हो सकें। अब वॉमिटिंग, एक तो नेचुरली वॉमिटिंग हुआ, एक हम करवाते भी हैं, जैसे कुंजल की फॉर्म में, डंड की फॉर्म में, ताकि जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में से हम निकाल पाएँ। डायरिया, एक नॉर्मली डायरिया हुआ पर्सन को, एक हमने थ्रू योगिक एनिमा, बस्ती, इनके थ्रू क्या कराया, जो स्टूल जो था अंदर एक्यूमुलेट हो गया था उसको हमने रिमूव करा दिया। हमारा फिफ्थ जो बेसिक प्रिंसिपल है, फूड इज़ अ बिल्डिंग मटेरियल एंड इट डज नॉट इंक्रीज द विटैलिटी। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि फूड जो है एज अ बिल्डिंग मटेरियल काम करता है, बट ये हमारी विटैलिटी, विटैलिटी क्या होता है कि हमारी जो इंटरनल हीलिंग प्रोसेसेस है उनको इंक्रीज नहीं करता, बट उनको ये सपोर्ट करता है। अगर हम सिंपली देखें तो फूड जो है हमारा इक्वल्स टू बिल्डिंग मटेरियल। फूड बॉडी को रिपेयर करने का मटेरियल तो देता है, लेकिन विटैलिटी जो है हमारी वो कैसे इंक्रीज होती है, रेस्ट से, प्रॉपर स्लीप से, और जैसे इन्वायरमेंटल एडेप्टेशंस हैं उनको अडेप्ट करके, और फ्रेश एयर, वाटर, इन सब चीज़ों से, सनलाइट से, इन सब से क्या होता है कि हमारी जो विटैलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे एग्जांपल है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खाना तो अच्छा खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, लेकिन उनका काम बहुत लेट नाइट तक करते हैं, देर तक जगते हैं, सुबह में भी लेट से जगेंगे और रात को भी लेट से सोएंगे। तो ये सब जो है इम्बैलेंस, ये सब चीज़ें भी क्या करती हैं, हमारी जो हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट कर देती हैं। ठीक, फिर उनकी बॉडी में थकान भी फील होगी, और उनकी जो एनर्जी लेवल है वो भी पूरा दिन जो है वो कम रहेगा। भले से वो अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन उनके अदर फैक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो वो भी एक डिसीज़ का ही फॉर्मेशन उनमें भी होने लगती है। उनमें जो है एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक, फिर हमारा सिक्स्थ बेसिक प्रिंसिपल है, fasting does not cure any disease but provide an opportunity for the body to heal itself. ठीक, ये कहते हैं कि फास्टिंग जो है वो किस लिए होता है, रेस्ट देता है हमारी बॉडी को। फास्टिंग जो है वो डिसीज़ को डायरेक्टली क्योर नहीं करता, लेकिन डाइजेशन को रेस्ट देता है। जैसे बॉडी हीलिंग पे फोकस करने लगती है, जो स्टोर्ड एनर्जी है वो उसी को ही यूज़ करता है। फास्टिंग बेसिकली जो है वो किसका काम करती है, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर देती है। जैसे अब मान लीजिए एक दिन पर्सन ने नहीं खाया है, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड फूड है या एनर्जी है, बॉडी उसी का ही यूज़ करने लगती है, जिसकी वजह से क्या है कि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होने लगता है। जब बॉडी डिटॉक्स होगी तो टॉक्सिन्स एलिमिनेट हो जाएंगे और हेल्थ जो है वो भी हमारी इम्प्रूव होने लगती है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह होती है। जब कोई मशीन जो है वो दिन रात कंटिन्यू कंटिन्यू काम करती रहेगी, तो क्या है कि मशीन का जो फंक्शन है वो बंद हो जाएगा, मशीन खराब हो जाएगी। उसी तरीके से बॉडी में भी क्या है, जो हमारे सिस्टम है उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। जब हम डाइजेशन वाले सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देंगे, तो क्या होगा, जो ऑलरेडी स्टोर्ड फूड है
वो यूज़ होगा किसके लिए? एनर्जी के लिए, ठीक है। लेकिन फास्टिंग के टाइम पे हमने ध्यान देना होता है कि पर्सन जो है वो कैपेबल है भी या नहीं, उसके अंदर उतनी एनर्जी है या फिर नहीं। फास्टिंग भी बहुत टाइप्स की होती है, जैसे वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग, फ्रूट फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग। वो हम पर्सन टू पर्सन जो है वो उसको जो सूट करेगा उस हिसाब से हम उसे दे देते हैं। हमारा जो सेवन्थ बेसिक प्रिंसिपल है वो कहता है जर्म्स डू नॉट कॉज डिसीज बट आर फाउंड इन डिसीज कंडीशंस। मतलब जर्म्स जो हैं वो डिसीज को कॉज नहीं करते, बट जहाँ पे डिसीज होता है वहाँ पे जर्म्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। जर्म्स डू नॉट कॉज डिसीज, ठीक। हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। अब जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया जो है वो स्टमक के अंदर एंटर हुआ, स्टमक में गया, स्टमक में HCl प्रेजेंट था, तो उसने क्या करा, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बैक्टीरिया जो है वो नोज के थ्रू एंटर हुआ हमारे रेसिपी में, तो थ्रू द स्नीज वो बॉडी से बाहर हो गया। अगर वहीं पे मान लीजिए बैक्टीरिया जो है हमारे लंग्स तक चला गया, तो कफ की फॉर्म में हमारी बॉडी उसे एलिमिनेट कर देगी। अगर मान लीजिए वही बैक्टीरिया जो हमारे ब्लड के अंदर चला गया, तो बॉडी में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। वहाँ पे हमारा जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है वो चलेगा, तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा बैक्टीरिया को। तो हम कह सकते हैं कि जो जर्म्स हैं वो डिसीज़ नहीं कॉज करते, बट इन केस अगर पर्सन में डिसीज़ हो गया है तो वहाँ पे वो जमा होने लगते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई डस्टबिन है, वो बहुत ज़्यादा गंदा है, उसकी सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे क्या है, मच्छर मक्खी ये सब क्या है, आने लगते हैं, ठीक है। अगर वहीं पे उसी डस्टबिन की रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग होती रहेगी तो वहाँ पे मच्छर मक्खी नहीं आएंगे। यही चीज़ हमारी बॉडी के साथ भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगे, ठीक है, ना तो टॉक्सिन्स होंगे, अगर टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो वहाँ पे डर्ट भी नहीं होगी, कुछ वहाँ पे जमा नहीं होगा। मतलब जो यहाँ पे जर्म्स हैं उनको हमने यहाँ पे डर्ट के साथ रिप्रेजेंट करा, और ना टॉक्सिन्स होंगे, ना डर्ट होगी, और ना ही डिसीज होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है 8th बेसिक प्रिंसिपल, अब हम उसे देख लेते हैं। 8th बेसिक प्रिंसिपल हमारा कहता है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी कीप द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड द ड्रेनेज। अब इसका हम सिंपल देखें तो एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करती है। एक्सरसाइज के मेन जो बेनिफिट्स या फिर हम फंक्शंस देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, वेस्ट को रिमूव करता है, मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में ये बैलेंस क्रिएट करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पानी की पाइप है, ठीक। अब उसमें क्या है कि जैसे ये पानी की पाइप है, इसके अंदर कहीं पे ब्लॉकेज है, तो पानी जो है वो रुक रुक के आएगा, बट अगर हमने पीछे से उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी डाल दिया तो जो वो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, पानी का जो फ्लो है वो भी इंक्रीज होने लगेगा। उसी तरीके से एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। एक्सरसाइज क्या करेगी, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से क्या है, ब्लॉकेज जो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ पे क्या है कि ब्लॉकेज क्रिएट हो रखा है, तो ब्लड जो है उतने फ्लो से नहीं जा पा रहा है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज जो है वो रिमूव हो जाएगी बॉडी से। जब ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगी तो बॉडी जो है वो प्रॉपर
फंक्शन करना दोबारा से स्टार्ट कर देगी। अब इसके बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग आसन हो गए, ठीक है, हलासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, हस्तोत्तानासन हो गया। ये सब आसन्स क्या करते हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर देते हैं। ट्विस्टिंग आसनस हो गए, कटी चक्रासन हो गया, अर्ध कटी चक्रासन हो गया, ये क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को मसाज करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनकी फंक्शनिंग भी इम्प्रूव हो जाती है और सर्कुलेशन भी इन्हांस हो जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं अपना 9th बेसिक प्रिंसिपल। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट वेदर नेचुरोपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक गिव्स ओनली रिलीफ एंड डू नॉट क्योर। अगर एक लाइन में समझें तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इज इक्वल्स टू रिलीफ। जो बाहर के ट्रीटमेंट्स हैं वो रूट कॉज को नहीं हटाते हैं, हमारा रूट कॉज जो है वो वहीं का वहीं रह जाता है, बट वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए सपोर्ट कर देते हैं या फिर रिलीफ प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हेडेक हो रहा है, पेन किलर लिया, जो हमारा पेन था, दर्द था, वो कम हो गया, दर्द कम हो गया। लेकिन जो हेडेक था वो क्यों हो रहा था, किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी एनजाइटी की वजह से, उसका जो रीज़न है वो वहीं का वहीं पे रह जाता है। ठीक है, जो ये पेन किलर है इसने हेडेक को तो रिलीव किया, ठीक है, लेकिन जो रूट कॉज था हेडेक होने का उससे ठीक नहीं किया। ठीक है, अब हमारा जो 10th बेसिक प्रिंसिपल है वो कहता है कि पेशेंट्स ओन विल टू गेट वेल, डिटर्मिनेशन एंड फेथ आर नेसेसरी थिंग्स फॉर अ नेचर क्योर ट्रीटमेंट। नेचुरोपैथी भी यही कहता है कि अगर पेशेंट हमारे ऊपर बिलीव कर रहा है, हमारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, तभी वो जल्दी से ठीक हो पाता है, अदरवाइज जो है उसकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा जल्दी नहीं ठीक हो पाती है। नेचुरोपैथी में डिसिप्लिन जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सन की विल प्लस पेशेंट का डिसिप्लिन जो है उसे क्योर प्रोवाइड करेगी नेचुरोपैथी में, क्योंकि नेचुरोपैथी में हम कोई मेडिसिन, कोई ड्रग्स वगैरह को तो हम यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ मैकेनिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। मैकेनिकल ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ हम फिज़िकल मेथड्स, थेरेपीज ये यूज़ करेंगे, कोई भी एक्सटर्नली हम कोई उस पर ड्रग्स वगैरह का, मेडिसिन वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट हमारी बातों को मानेगा ही नहीं, हम कह रहे हैं कि ये सब अवॉइड करना है और पेशेंट उन्हीं का इनटेक करेगा, तो उनकी बॉडी में जो है वो डिसीज़ ठीक होने की जगह पे प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ ही सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लो 2 पेशेंट्स हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 पेशेंट्स हैं, पेशेंट ए और पेशेंट बी। ठीक है, अब पेशेंट ए जो है वो डॉक्टर को फॉलो कर रहा है, उनकी एडवाइस भी ले रहा है, फॉलो डॉक्टर, और ये जो है पेशेंट बी नॉट फॉलो डॉक्टर। ठीक है, तो इनकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी, इनकी रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। मतलब नेचुरोपैथी जो है वो डिसीज से फाइट नहीं करती, बॉडी को स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।